सुबह के 5 बज रहे थे और शकुंतला देवी, जिनकी उम्र अब 60 के पार थी, एक पुरानी धुन पर घर के कामों में जुटी थी। उनकी कमर में दर्द था, घुटनों में तकलीफ, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हर कोने को चमकाती, हर चीज़ को करीने से रखती, जैसे बरसों से जमी धूल को नहीं बल्कि अपने अकेलेपन को साफ कर रही हों। स्नान के बाद वह जब पूजा घर में दिया जलाती तो उनकी आंखें अक्सर नम हो जाती। पति माधव राव की तस्वीर सामने टंगी होती और उन्हें लगता जैसे वह अब भी उनके साथ हैं। हर सुख दुख में उनके करीब 2 साल हो गए थे माधव राव को गए हुए, पर शकुंतला जी को आज भी उनकी कमी हर पल महसूस होती थी। वह कमी जो एक घर को खाली कर देती है, एक जीवन साथी के बिना हर सुबह को बेरंग बना देती है। आज उनके कदम कुछ ज़्यादा ही तेज़ थे। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे बरसों बाद कोई उत्सव आने वाला हो। दूध लेने जाते हुए पड़ोस के सुरेश दूध वाले ने उन्होंने हंसते हुए कहा, सुरेश आज ज़रा कम दूध देना, मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ, तो बस दोपहर तक का ही चाहिए। सुरेश उन्हें देखकर खुश हुआ। काकी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ अकेली रहती हैं, वहाँ बेटे बहुओं और नाती पोतों के पास रहेंगी तो मन लगा रहेगा। वैसे भी आपके दोनों बेटे बड़े शहरों में इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आपने आंगनबाड़ी में काम करके उन्हें इतना बड़ा आदमी बना दिया। वाकई आप बहुत किस्मत वाली हैं। सुरेश की बातें शकुंतला जी के दिल को छू गईं। एक पल के लिए उन्हें गर्व महसूस हुआ, पर अगले ही पल वही पुरानी टीस उभर आई। हाँ सुरेश, सही कहते हो तुम। उनकी आवाज़ में उदासी घुल गई। जब से तुम्हारे काका हमें छोड़कर गए हैं, तब से इस घर में मेरा मन ही नहीं लगता। उनके पति ने अपने पीछे गांव में 15 बीघा जमीन छोड़ी थी, जो अब हाईवे के पास होने के कारण बेशकीमती हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद यही वजह थी कि अब उनके बेटे उनके पास नहीं आते। माधव राव के जाने के बाद से शकुंतला जी की ज़िंदगी में एक खालीपन आ गया था। वह अक्सर बीमार रहने लगी थी। गांव का घर जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब उन्हें खाने को दौड़ता था। उनके दोनों बेटे विक्रम और करण बड़े शहरों में अच्छी नौकरी करते थे, पर माँ से मिलने का समय उनके पास कभी नहीं होता था। त्योहारों पर भी जब पूरा गांव एकजुट होता, शकुंतला जी अपने सूने घर में अकेली बैठी बच्चों की तस्वीरें निहारा करती थी। उनकी आंखें नम हो जाती थी और दिल में एक ही सवाल उठता था, क्या मेरे बच्चे अब मुझे भूल गए हैं? उन्होंने कई बार उन्हें फ़ोन किया, बेटा पिताजी के बाद मेरा मन नहीं लगता यहाँ, तुम लोग आकर मिल जाओ। पर हर बार जवाब एक ही होता, माँ ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल रही, बाद में आते हैं। ये बात कभी नहीं आता था। उनका दिल बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहा था। इस बार उनके भीतर की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने बिना बताए ही उनके पास जाने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा शायद बच्चों को अचानक देखकर वे खुश हो जाएंगे और उन्हें अपने पास रख लेंगे। आखिर वे उनके अपने ही बच्चे थे। शकुंतला जी ने पड़ोस के भरोसेमंद रवि से ट्रेन का टिकट करवाया। वह एक समझदार और आत्मनिर्भर महिला थी। शहर आने जाने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती थी। उन्होंने जल्दी से अपने लिए थोड़ा खाना बनाया, कुछ दोपहर के लिए रखा और बाकी टिफ़िन में पैक कर लिया। रवि के साथ वह ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर बैठी शकुंतला जी का मन खुशी के मारे उछल रहा था।
वह मन ही मन कल्पना कर रही थी कि जब उनके बेटे उन्हें अचानक देखेंगे तो कितने खुश होंगे, कैसे दौड़कर उन्हें गले लगा लेंगे। उनके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान आ गई, जैसे कोई छोटी बच्ची अपने माँ बाप से मिलने जा रही हो। हालांकि काफ़ी समय बाद वह अकेले ट्रेन में यात्रा कर रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था, पर बच्चों को देखने की लालसा ने उनके डर पर काबू पा लिया। उन्हें याद आया पिछली बार का सफ़र, जब वह अपने पति के साथ गई थी। तब दोनों सीट पर बैठे बैठे कितनी बातें करते थे, कितना खुश होते थे। बुढ़ापे में माता पिता का अपनी संतान के प्रति मोह कुछ ऐसा ही होता है जिसे वे चाह कर भी टाल नहीं सकते। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद थी कि अब उनका अकेलापन खत्म हो जाएगा। क्यों बेटा, तुम लोग घर क्यों नहीं आते? यह सवाल उनके मन में बार बार कौंधता था। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मुझे घर में अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर बेटे नहीं आते थे तो अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। तभी जयपुर वाली ट्रेन की घोषणा हुई। काकी, आपकी ट्रेन आ गई है, रवि ने कहा। उसने शकुंतला जी को उनकी बोगी में बिठाया और वापस लौट गया। पूरी रात का सफ़र तय करने के बाद शकुंतला जी सुबह जयपुर पहुंची। ट्रेन से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि झमाझम बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी भरा हुआ था और रेलवे स्टेशन के बाहर एक भी ऑटो नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें अपने बेटे, बहू और नाती पोतों से मिलने की इतनी जल्दी थी कि यह बारिश उन्हें अपने रास्ते की रुकावट लग रही थी। मायूस होकर वह स्टेशन पर ही एक कुर्सी पर बैठ गईं और बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगी। समय जैसे थम सा गया था। उनकी आंखों के सामने अपने पति का चेहरा घूमने लगा, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या सपने नहीं देखे थे। 4 घंटे बाद बारिश थोड़ी कम हुई तो उन्होंने दोगुने तुगने पैसे देकर एक ऑटो लिया और अपने बेटे विक्रम के घर की ओर चल पड़ी। जब ऑटो घर की बाहर रुका तो उनकी आंखें डबडबा गई। यह वही घर था जिसे उनके पति ने अपने दोनों बेटों के लिए बनवाया था। 2 मंजिला, एक मंजिल बड़े बेटे विक्रम के लिए और एक छोटे बेटे करण के लिए। माधव राव ने कितने प्यार से यह घर बनवाया था, यह सोचकर कि जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो यही अपने बेटे बहू के पास आराम से रहेंगे। दोनों बेटे एक साथ ही रहते थे और दोनों बहुएं सगी बहनें थीं। छोटी बहू सारिका और करण की प्रेम विवाह हुआ था। शकुंतला जी का परिवार हरा भरा था। 2 बेटे, 2 बहुएं, 2 नातिन और एक नाती। घर को निहारते निहारते उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह वही सपना था जो उनके पति ने देखा था, एक खुशहाल परिवार का सपना। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ी और ढेर बेल बजाई। उनके चेहरे पर अब पूरे परिवार से मिलने की खुशी साफ दिख रही थी। आज मैं अपनी नाती पोतों को जी भरकर खिलाऊंगी, उन्होंने सोचा। डोरबेल सुनकर बड़ा बेटा विक्रम दरवाज़ा खोलने आया और सामने अपनी माँ को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि परेशानी के भाव थे। अरे माँ, आप ऐसी भरी बरसात में बिना बताए कैसे आ गई? एक बार आने से पहले बताना तो था। उसकी आवाज़ में शिकायत थी, प्यार नहीं। बेटा, तुम दोनों को मैं 2 साल से बुला रही हूँ, एक भी बेटा घर आने का नाम नहीं ले रहा था, शकुंतला जी ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ में हल्की मायूसी थी। इसलिए मैंने सोचा तुम दोनों के पास समय नहीं है
तो नहीं आ पाते हो, लेकिन इस बुढ़िया के पास तो समय ही समय है, इसलिए मैं तुम दोनों के पास आ गई। मेरा उस घर में मन नहीं लगता है, मैं तो अपने पूरे हरे भरे परिवार के साथ इधर ही रहूंगी। पीछे खड़ी दोनों बहुएं सारिका, छोटी बहू और बड़ी बहू रीना शकुंतला जी की बात सुनकर मुंह बना लेती हैं। छोटी बहू सारिका, जिसका 5वां महीना चल रहा था, बोली, माँ जी, एक बार आने से पहले फ़ोन तो कर लेती, कम से कम स्टेशन पर ही आपको लेने आ जाते, थोड़ा रुक कर आती। इतनी भारी बरसात में आने की क्या ज़रूरत थी? अभी बीमार पड़ जाओगी तो अस्पताल के चक्कर तो हमें ही लगाने पड़ेंगे। आप तो बीमार होकर चारपाई पकड़ लोगी, सेवा तो हम सबको करनी पड़ेगी। बड़ी बहू रीना भी अपनी बहन की बातों में हाँ मिलाती है। उसकी आंखों में भी वही अनचाहा भाव था। शकुंतला जी को अपने बेटे बहुओं का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह तो कितनी हंसी खुशी से अपने परिवार से मिलने आई थी, पर उनकी बातों ने दिल तोड़ दिया था। कुछ समय के लिए वह चुप हो जाती हैं, फिर उदास होकर दरवाजे के बाहरी चबूतरे पर बैठ जाती हैं। हाँ बेटा, मुझसे गलती हो गई। उनकी आवाज़ में दर्द था। शायद मुझे अपने ही घर में पूछ कर आना चाहिए था। दोनों बेटे अपनी माँ से कहते हैं, तुम आते ही नाटक करने लगी हो, अब आ गई हो तो घर के अंदर भी आ जाओ। बाहर बैठकर 4 लोगों को क्या दिखाना चाह रही हो कि हम तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं? घर के बाहर 4 लोगों को जताना चाहती हो? उनकी आवाज़ में चिड़चिड़ाहट थी, शर्मिंदगी थी, पर प्यार नहीं। शकुंतला जी घर के अंदर आ जाती हैं। बड़ी बहू रीना नीचे रहती है और छोटी बहू सारिका ऊपर। शकुंतला जी कुछ दिनों तक तो नीचे के फ्लोर पर अपने बड़े बेटे विक्रम और बहू रीना के साथ रहती हैं। महीने भर तक तो बड़ी बहू और बेटा उन्हें अपने साथ रखते हैं, पर महीना ख़त्म होने से एक दिन पहले विक्रम अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तुमने मेरे पास 1 महीना रह लिया। ऊपर वाले फ्लोर पर भी तुम्हारा छोटा बेटा रहता है, उसको भी अपनी सेवा का मौका दो। 1 महीने मेरे पास रहोगी, 1 महीने ऊपर छोटे भाई के पास रहोगी। बेटा, मैं तो तुम सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए आई थी, बंटने के लिए नहीं। शकुंतला जी कहती हैं। उनकी आवाज़ में एक कसक थी, पर उनकी अपने बेटों के सामने एक न चली। बहू रीना उनका सामान उठाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रखाती हैं। माँ जी, आज से आप ऊपर ही रहिए। बहू कहती है। उसके लहजे में कोई अपनत्व नहीं था। बड़े बेटे के दोनों बच्चे माहिरा और प्रिंस अपनी दादी को ऊपर जाने से रोकते हैं। नहीं दादी, आप यहीं रहो। पर बड़ी बहू रीना अपने बच्चों को आंखें दिखाते हुए उन्हें चुप करा देती है और कहती है, दादी, कहीं बाहर थोड़ी ना जा रही हैं, ऊपर ही तो हैं। जब तुम्हारा मन करे अपनी दादी के पास ऊपर खेलने आया करो। नहीं मम्मी, मुझे तो दादी मेरे कमरे में ही चाहिए। माहिरा मासूमियत से कहती है, दादी रात में मुझे परियों वाली कहानियाँ सुनाती हैं। अगर वह ऊपर सो जाएंगी तो ऊपर खुशी को कहानी सुनाएंगी। मुझे कौन सुनाएगा? बड़ी बहू दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती हैं और उन्हें चुप करा देती हैं। शकुंतला जी यह सब देखती रह जाती हैं। उनका दिल टूट जाता है। शकुंतला जी ऊपर वाले फ्लोर पर अपने छोटे बेटे करण और बहू सारिका के पास पहुंच जाती है। सारिका का 5वां महीना चल रहा था। एक दिन शकुंतला जी डाइनिंग टेबल पर बैठी बच्चों के साथ नाश्ता कर रही थी तो छोटा बेटा करण कहता है, माँ, आप पूरा दिन बैठी रहती हैं, आपको तो दिख ही रहा है कि सारिका पेट से है, पूरा दिन काम करती रहती है, थोड़ा बहुत उसके
कामों में हाथ बटा दिया करो, उसको भी आराम मिल जाएगा। शकुंतला जी उसी दिन से अपनी बहू के साथ रसोई के कामों में हाथ बटाने लगती हैं। उन्हें लगा चलो शायद अब बच्चों को मेरी ज़रूरत है, पर धीरे धीरे 8वां महीना लगते लगते यह हाल हो जाता है कि शकुंतला जी के कंधों पर रसोई की सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं। बहू कुछ भी नहीं करती, यह भी नहीं देखती कि उसकी सास काम करते करते कितनी थक जाती है। अगर शकुंतला जी अपनी बहू से कभी थोड़ा बहुत काम करने के लिए कहती तो वह कहती कि उसे तो डॉक्टर ने काम करने से साफ साफ मना किया है, कहा है बेड रेस्ट करो, मैं काम नहीं कर सकती। बेटा भी बहू की हाँ में हाँ मिलाता है। माँ कुछ दिनों की बात है, बच्चा हो जाने के बाद शारिका अपने आप रसोई को संभाल लेगी। धीरे धीरे बहू की डिलीवरी का समय भी नज़दीक आ जाता है। डिलीवरी के समय शकुंतला जी अपनी छोटी बहू के पास ही रह रही थी। सारे घर के काम अब शकुंतला जी ही कर रही थी। बहू बस अपने कमरे में लेटी रहती। बच्चा हो जाने के बाद तो वह और भी आज़ाद हो गई। पहले तो सुबह उठकर चाय भी बना लेती थी, थोड़ा बहुत अपनी बड़ी बेटी को भी देख लेती थी, लेकिन छोटा बेटा पैदा होने के बाद बहू तो पूरी तरह से अपने कमरे में ही बैठी रहती। अब तो शकुंतला जी को रसोई भी संभालनी पड़ती, बहू के भी काम करने पड़ते और उसकी बेटी खुशी को भी संभालना पड़ता। इन कामों से शकुंतला जी थक जाती थी। उनकी कमर में बहुत दर्द होता था, क्योंकि उन्होंने गांव में हमेशा बैठकर खाना बनाया था, जबकि शहरों में खड़े खड़े खाना बनाया जाता है। 2-2 घंटे रसोई में खड़े रहने से उनके पैर सूज जाते और कमर में बहुत तेज़ दर्द होता। जैसे ही काम ख़त्म करके वह अपने कमरे में थोड़ा आराम करने के लिए जाती, तब तक 5 साल की पोती खुशी उनके पास आ जाती और कहती, दादी मुझे खाना दे दो। बेचारी अपनी पोती को खाना देने के लिए उठ जाती हैं। तब तक बेटा भी आ जाता है, माँ खाना लगा दो, मैं हाथ धुलकर आ रहा हूँ। शकुंतला जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तुम्हारे पास रहते हुए मुझे 2 महीने से ऊपर हो गया है। अब मैं नीचे बड़ी बहू के पास रहने जा रही हूँ। छोटा बेटा करण अपनी माँ पर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है माँ, अपनी बहू को इस हाल में छोड़कर नीचे कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो दिख ही रहा है कि अभी उसको बच्चा हुआ है, वह घर के कुछ भी काम धाम नहीं कर पा रही है, तो अभी 6 महीने तक तो आप हमारे साथ ही रहेंगे, आप नीचे नहीं जाएंगी। आपको इधर क्या तकलीफ़ है? बेटा मुझसे रसोई में खड़े खड़े काम नहीं बनता, मेरी कमर में दर्द हो जाती है, शकुंतला जी कहती हैं। उनकी आवाज़ में लाचारी थी। अब छोटे बेटे को अपनी माँ से नौकरानी की तरह अपनी पत्नी और बच्चों का काम तो कराना ही था, तो थोड़ी बहुत चालाकी दिखाते हुए छोटा बेटा कहता है, ठीक है माँ, आपको अगर कमर में दर्द होता है तो मैं किचन में एक कुर्सी रख देता हूँ, जब भी आपको थकान लगे उस पर बैठ जाया करो। आज ही मैं आपके लिए कमर दर्द की दवाइयाँ लेकर आ जाऊँगा, जिससे आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। माँ को लगा बेटे ने उसके बारे में सोचा, चलो कुछ तो सोचा, पर बेचारी शकुंतला जी यह नहीं समझ पाई कि यह सब कुछ तो वह इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपने घर में माँ के रूप में एक फ्री की नौकरानी जो मिल गई थी। बेटा होने के 6 महीने बाद बेटे बहू अपने बेटे होने की खुशी में एक बड़ा सा फंक्शन रखते हैं, जिसमें वह अपने ससुराल वाले, मायके वाले, आसपास के, ऑफिस के लोगों को बुलाते हैं। इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, सभी लोग आएंगे, कुछ तो अपने नाती के हाथ में देना ही पड़ेगा। यही सोचकर शकुंतला जी अपने बेटे के पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा मुझे
2,000 रुपए की ज़रूरत है। बाजार जाकर अपने पोते के लिए एक सूट खरीद कर लाऊंगी। बहुत दिनों से अपने लिए भी साड़ी नहीं खरीदी है। फंक्शन में पहनने के लिए एक साड़ी खरीद लाऊंगी। जो भी साड़ियाँ लाई थी वह पहनते पहनते पुरानी हो गई हैं। तभी छोटी बहू सारिका बीच में बोल पड़ती है, आपको नई साड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है? मेरी इतनी सारी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, उन्हीं में से ही कोई तुम्हें एक साड़ी दे दूँगी तो फंक्शन में पहन लेना। और 2,000 रुपये का क्या करोगी? तुम्हारे तो इतने खर्चे भी नहीं हैं। 101 रुपये दे दूँगी, लिफाफे में रखकर दे देना। किसी को दिखाई भी नहीं देगा कि तुमने कितने पैसे दिए हैं। सूट बूट देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर सूट खरीदना ही है तो मैं अपने पसंद का खरीदूंगी। तुम्हारी पसंद पता नहीं कैसी होगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा उपहास था। शकुंतला जी को बेटे बहुओं की बातें बहुत बुरी लगती हैं। अंदर ही अंदर वह घुटती रहती है। वह अपने बड़े बेटे विक्रम से भी इस बारे में बात करती है तो वो साफ साफ मना कर देता है। माँ, आप तो 6 महीने से उसके पास रह रही हैं तो सारी जिम्मेदारियाँ भी उसी की हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप उसी से मांगो, हम तो नहीं देंगे। विक्रम, अभी 2 दिन में गांव से खेती के बटाई के पैसे भी आने वाले हैं, उनमें से ही कुछ दे दो। शकुंतला जी ने आखिरी उम्मीद से कहा, ओहो माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? तुम्हें तो पता है घर में कितने खर्चे हैं। बटाई के पैसे आते हैं तो हम बच्चों की स्कूल की साल भर की फीस इकट्ठी भर देते हैं। अगर हम उसमें से खर्च कर देंगे तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। बटाई के पैसे से तो हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकते हैं। पूरा पैसा हमें थोड़ी मिलता है। जितना आता है उसका आधा हम दोनों भाई बांट लेते हैं। बचता ही कितना है? विक्रम ने भी टाल दिया। अपने बेटों के व्यवहार से शकुंतला जी एकदम से टूट जाती हैं। उन्हें तो अपने बेटों के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि वह बेकार में ही अपने बेटे बहुओं के घर आई थी। इससे तो अच्छा है वह अपने गांव में ही थी, अपने हिसाब से बनाती खाती थी, स्वतंत्र तरीके से अपनी ज़िंदगी जीती थी। तब भी बेटे बहू बटाई के कुछ पैसे हमें खर्चे के लिए छोड़ देते थे। अब तो हम उनके पास आ गए हैं तो हमें खर्चे के लिए एक भी पैसा नहीं देते हैं। बहुत समय तक सोचने विचारने के बाद शकुंतला जी अपने गांव में रवि को फ़ोन करती हैं। रवि को जल्दी से जल्दी शहर आने के लिए कहती हैं। रवि जयपुर आ जाता है। सुबह फंक्शन है, सभी लोग फंक्शन की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तभी शकुंतला जी को आवाज़ लगाते हुए बहू उनके कमरे में जाती है। कहती है, माँ जी जल्दी से रसोई का काम समेट लो, उसके बाद तुम्हें मेरी बेटी को तैयार करना है, पूरे घर को साफ करना है। 4 लोग आएंगे, फैले हुए घर को देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लेकिन यह क्या, शकुंतला जी तो अपने कमरे में ही नहीं है। बहू अपने पति को बताती है। दोनों बेटे पूरे घर में और आस पड़ोस में अपनी माँ को ढूंढते हैं, लेकिन उनको शकुंतला जी कहीं दिखाई नहीं देती। 2 से 3 घंटे उनके यूं ही माँ को ढूंढते हुए निकल जाते हैं। दोनों बेटे और बहुएं गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं कि अगर माँ को कहीं जाना था तो बता कर जाती, पूरा मूड खराब कर दिया। आने दो, तब बताते हैं। बड़ी मुश्किल से शकुंतला जी को बुलाकर फंक्शन की तैयारी करने लगते हैं। शाम के सारे फंक्शन की तैयारी हो जाती है। मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। सभी लोग आकर के बेटे को महंगे महंगे तोहफे दे रहे थे। बढ़िया बढ़िया खाना बना है। चारों तरफ से रोशनी हो रही है। बहू बेटा भी अपनी बूढ़ी माँ को बुलाकर अपने बेटे के जन्म का फंक्शन
मनाते में व्यस्त थे, तभी सामने से उनको शकुंतला जी आती हुई दिखाई देती हैं। यह क्या, शकुंतला जी तो बढ़िया कॉटन की गुलाबी रंग की कढ़ाई वाली साड़ी पहने हुए हैं, हाथ में एक गिफ्ट है, चेहरे पर एक आत्मविश्वास वाली मुस्कान के साथ वह अपने पोते की तरफ बढ़ती जा रही थी। अपनी बूढ़ी सास को इस तरह से पूरे आत्मसम्मान के साथ नई साड़ी पहनकर देखकर दोनों बहुएं जल भुन जाती हैं। सभी रिश्तेदारों के सामने बहू बेटे उनसे कुछ नहीं कह पाते, लेकिन मन ही मन उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। छोटा बेटा करण उनके पास जाकर उनका हाथ तेजी से पकड़कर धीमी आवाज़ में गुस्से से पूछने की कोशिश करता है, सुबह से कहाँ थी और यह नए कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? शकुंतला जी ने अपने बेटे के हाथ को इतनी जोर से झटक दिया कि वह देखता रह गया। उसकी दोबारा से अपनी माँ का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। जहाँ खड़ा था उधर ही खड़ा रह गया। वह सीधा अपने पोते के पास जाती हैं, बहू के हाथों से पोते को अपनी गोदी में लेती हैं, खिलाती हैं, माथा चूमती हैं और अपने पास से एक लंबा सा डिब्बा निकालती हैं और उस डिब्बे से एक चमचमाती हुई सोने की चैन अपने पोते को पहनाती हैं, जिसे देख करके उनके दोनों बेटे बहुओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेटे बहू उनसे पूछते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने सोने की चैन बनवा ली? अभी हो जाने दो फंक्शन, उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं। हमसे तो 2000 रुपये मांग रही थी और खुद इतने पैसे छुपा कर रखे हैं। अपने बहू बेटों की बातें सुन करके शकुंतला जी भी चुप नहीं रहती। उनकी आवाज़ में अब न दर्द था न लाचारी, बस एक दृढ़ संकल्प था। वह कहती हैं, मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ इसलिए रह रही थी कि तुम लोगों से मुझे लगाव था। तुम लोग मेरे बेटे बहू थे। अगर तुम्हारे लिए मैं कोई काम कर रही थी तो अपना समझकर कर रही थी, लेकिन तुम लोगों की नीयत अच्छी नहीं थी, यह मुझे समझ में आ गया है। अगर मुझसे ज़रा सा भी प्रेम करते हो तो काम के साथ साथ मेरी छोटी मोटी ज़रूरतों का भी तुम ज़रूर ध्यान देते, मेरा मान सम्मान करते, लेकिन नहीं, तुम दोनों बेटों ने मुझे 2000 रुपये तक देने से मना कर दिया। अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। जिस घर में तुम रह रहे हो यह घर भी तुम्हारे पिताजी ने ही बनवा कर दिया है। पूरा बुढ़ापा उनकी इसकी EMI भरते भरते निकल गया। इसका तो तुम्हें कोई एहसान नहीं है। बेटे कहते हैं, माँ चुप हो जाओ, क्यों सबके सामने मेरी बेइज्जती कराने पर तुली हो? क्यों बेटा, तुम्हारी तरह अकेले में बेइज्जती करना मुझे नहीं आता। जिस तरह से तुम अपनी माँ को अकेले में बेइज्जत करते हो, मुझे जो कहना है सबके सामने कहूँगी, डंके की चोट पर कहूँगी। किससे छुपा रही हूँ इन लोगों से? अरे जिसके साथ गुजारा है वही जानता है। जब मेरे अकेले रहने से, घुट घुट कर रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आज खुलकर बोलने से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात इन पैसों की, तो यह मेरे पैसे बटाई के पैसे हैं। अच्छा हुआ बेटा तुमने बता दिया कि 2 दिन बाद बटाई के पैसे आने वाले हैं। यह मेरे पति की खरीदी हुई ज़मीन के पैसे हैं। अब यह पैसे तुम लोगों को नहीं मिलेंगे। यह पैसे अब मैं खुद लूँगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसकी 1 फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूँगी। मैं गांव जा रही हूँ, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। मैं अपने गांव में अपने हिसाब से रह लूँगी। तुम्हारे जैसे बेटे
बहुओं की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर शकुंतला जी रवि के साथ अपने गांव के लिए निकल जाती हैं। दोनों बेटे और बहुएं अपनी सास का मुंह ताकते रह जाते हैं। उनके चेहरे पर पछतावा नहीं बल्कि घमंड और लालच का मिला जुला भाव था। शकुंतला जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह अपने गांव की ओर बढ़ रही थी, जहां उन्हें अपने स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन की उम्मीद थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।